साथियों, इस वीडियो के अंदर अब हम मुसोलिनी को पढ़ेंगे जो इटली का तानाशाह था। यदि आपने फांसीवादी विचारधारा का वीडियो नहीं सुना हो तो आपसे विनम्र अपील है कि उस वीडियो को जरूर सुन लें। तो साथियों, मुसोलिनी की जीवनी को शुरू करते हैं। साथियों, मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1882 को इटली में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है 28 अप्रैल 1945 को हुई थी। ये साथी फासिस्ट जो पार्टी इसने बनाई थी उसका ये नेता था और जो फांसीवादी विचारधारा है उसकी बुनियाद रखने वाला ये पहला व्यक्ति था। मुसोलिनी 18 वर्ष की आयु में अध्यापक बन गया था। उसके बाद से परिवार बहुत ही कमजोर था तो 19 साल की उम्र में ये स्विट्जरलैंड चला गया। वहाँ पर इसने मजदूरी की कुछ दिन और वहीं पर समाजवादी जो विचारधारा के लोग थे उनके साथ जुड़ गया और फाइनली 1912 में जो समाजवादी दल था इटली में उसका जो एक मुखपत्र था जिसका नाम था आवंती, ये आवंती का संपादक बन गया। और समाजवादी विचार से पहले ये सहमत था। प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उस समय क्या हुआ कि ये अलग अलग तरीके से मत थे लोगों के। तो मुसोलिनी का मत ये था कि इटली को जो है ब्रिटेन और फ्रांस के साथ वाले ग्रुप में मिलकर के लड़ना चाहिए और जो समाजवादी पार्टी थी उसका ये मत था कि इटली को किसी के साथ नहीं लड़ना चाहिए, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। तो इस कारण से ये जो वैचारिक मतभेद शुरू हो गए और शुरू होने के बाद इसने स्टैंड ले लिया कि जो मैंने कहा वही सही है। इसके बाद जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई की और जो आवंती पत्रिका का संपादक था उससे इसको हटा दिया और जो समाजवादी दल था उससे भी इसको निकाल दिया। और 1919 में सही वक्त पे इसने एक नई पार्टी का निर्माण किया जिस पार्टी का नाम था फासिस्ट पार्टी। और उसी समय साथियों इसने एक स्वयंसेवक दल बनाया था। इसका पूरी इसने एक फासिस्ट की थ्योरी बनाई और थ्योरी बनाने के बाद से उस थ्योरी के हिसाब से जो लोग उस थ्योरी से सहमत थे ऐसे स्वयंसेवकों का एक संगठन खड़ा किया। और स्वयंसेवक जो थे उनकी पहचान ये थी कि वो काली टी शर्ट पहनते थे और हथियार रखते थे, उनको ये प्रशिक्षण देता था लड़ाई लड़ने का। इस तरीके से इसने एक स्वयंसेवी सेना का निर्माण किया। जब ये इसने शुरुआत की थी तो इसके विचारों से जो लोग सहमत थे ऐसे लोगों को इसने सबसे पहले स्वयंसेवी संगठन का सदस्य बनाया, अपने साथ लिया। जो इसके विचारों के विरोधी थे उनको साफ बोल दिया कि आपको हमारे साथ नहीं आना है, ताकि इसका संगठन मजबूत रहे और सारे एक ही विचार के लोग रहें जिससे संगठन आगे की तरफ वो बढ़ा सके। इसी तरीके का स्वयंसेवी संगठन हमारे यहाँ आरएसएस ने बनाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बना, स्वयंसेवक संघ, ये मुसोलिनी का जो स्वयंसेवक संघ था उसकी ये कॉपी था। ये दोनों विचारधारा मैच है, इसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ में साथियों पूंजीपति और मध्यम वर्गीय लोग और पादरी थे, पोप थे, ये सारे लोग इसके साथ आए। वो इसका कारण क्या था कि सारे लोग जो समाजवादी विचारधारा थी, रूस में जो क्रांति हुई थी 1917 में, उसके कारण से इनको ये डर था कि कोई ऐसा एक व्यक्ति मिल जाए, ऐसी विचारधारा मिल जाए जो समाजवादी व्यवस्था को बढ़ने से रोके या समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ लड़ने को तैयार हो। तो वो समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ जो फासिस्ट विचारधारा मुसोलिनी ने जनरेट की थी उसका सिद्धांत ही यही था कि वो समाजवादी विचारधारा के खिलाफ थी, समाजवादी विचारधारा को लड़ने को चुनौती दे रही थी। इस कारण से ये पूंजीपति वर्ग और खासतौर से जो धार्मिक धर्म के लोग थे, ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग थे और भी जो भी धार्मिक ताकतें थी वो मुसोलिनी के साथ खड़ी हो गई। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जिसको हमको याद रखने की जरूरत है कि इस समय जो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता इसका चर्चा बहुत जोरों से था, क्योंकि उस समय मैंने बताया आपको राजाशाही खत्म हो रही थी और जो है नए देश बन रहे थे। उस समय राष्ट्र की अवधारणा काफी तगड़ी थी। तो मुसोलिनी ने जो राष्ट्रवाद का, उग्र राष्ट्रवाद, प्रबल राष्ट्रवाद का नारा दिया कि राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र ही प्रमुख है, राष्ट्र के नीचे सब है, राष्ट्र से ऊपर कोई नहीं है, राष्ट्र का हित सबसे प्रमुख हित है, राष्ट्र के हित के लिए जनता के हितों को
दबाया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की जो धारणा थी ये बहुत ही तेजी से इस समय बढ़ रही थी, जिस धारणा को मुसोलिनी ने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा और इस राष्ट्रवाद की अवधारणा को लोगों के सामने रखा। अब साथियों, इसकी फासिस्ट जो पार्टी थी उसका राजनीतिक घटनाक्रम को समझ लेते हैं। इसने 1919 में उसको राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी घोषित कर दिया था और उसके पहले ये फासिस्ट पार्टी थी। उसके बाद से इसने एजेंडा प्लेस किया और इस राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन मिलान नामक शहर में हुआ और इस प्रथम अधिवेशन में मुसोलिनी ने ये पूरा विधिवत एक एजेंडा रखा। देश की सरकार से कुछ मांगे रखी उसने, जिसमें पहली मांग थी कि युद्ध की सामग्री बनाने वाले जितने भी कारखाने हैं उन सभी कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। दूसरी मांग ये थी कि युद्ध के समय में जो पूंजीपति धन कमाता है उसका धन का 85% हिस्सा जब्त कर लिया जाए, सरकार को दिया जाए, युद्ध के लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाए। तीसरी मांग यह की कि कुछ उद्योगों पर श्रमिकों का नियंत्रण स्थापित किया जाए। चौथी मांग यह थी कि सार्वजनिक मताधिकार लागू किया जाए। इसका अर्थ है कि उस समय भी सबको वोट डालने का वहां अधिकार नहीं था। पांचवी मांग थी कि इटली को जो है राष्ट्र संघ की सदस्यता प्रदान की जाए। छठवीं मांग थी कि जो चर्चों की संपत्ति है उस सारी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। सातवीं मांग थी कि श्रमिकों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करने की व्यवस्था की जाए और उनको सही तरीके से वेतन देना सुनिश्चित किया जाए। तथा पूंजीवादी भावना का विरोध किया जाए। जो पूंजीवादी राजतंत्र विकसित हो रहा था, पूंजीवादी एक विचारधारा विकसित हो रही थी, उसका विरोध किया जाए। नौवीं जो मांग थी वो ये थी कि देश में एक नए संविधान का निर्माण किया जाए, नए तरीके का संविधान बनाया जाए। ये मांगे देश के सामने रखी और एक घोषणा की कि इन मांगों के लिए हम लड़ रहे हैं, देश की जनता उनको समर्थन करे। दूसरा जो स्वयंसेवी संगठन उसने बनाया था, लोगों से आह्वान किया कि बड़ी संख्या में जो स्वयंसेवी संगठन है उसके साथ लोग जुड़े, राष्ट्र के साथ लोग जुड़े, राष्ट्र की भावना के साथ जो लोग जुड़े। बहुत ही अच्छे अच्छे भाषण दिए और इन भाषणों के साथ में ये जनता को अपने तरफ आकर्षित करने में सफल हुआ। और इसके बाद साथियों इसके साथ लोगों ने जुड़ना शुरू किया। 1919 में जब ये सम्मेलन हुआ था तब इसकी सदस्यता केवल 17,000 थी। 1920 में 30,000 हो गई और 1922 में 3 लाख सदस्यता हो गई। इसकी बहुत ही तेजी से लोकप्रियता बढ़ी और तेजी से लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही जो फासिस्ट थे, जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे उनके दफ्तरों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, उनके ऑफिसों को तोड़ना शुरू कर दिया, उन पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद साथियों 1922 में नेपल्स में दूसरा अधिवेशन बुलाया गया। उसने फिर कुछ और मांगे रखी, जिसमें उसने सरकार से कहा कि जो सरकार है उसका जो मंत्रिमंडल है उसके अंदर कम से कम 5 सदस्यों को, जो फासिस्ट पार्टी है, फांसी दल है, इसके 5 सदस्यों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। ये इसने मांग की इस वाले अधिवेशन में। उसके बाद से तुरंत ही चुनावों की घोषणा की जाए, तुरंत ही चुनाव करवाए जाएं। और तीसरा ये कहा कि सरकार जो है प्रभावी विदेश नीति को अपनाए। ये जो घोषणा की इसके बाद से उसने सरकार को चेतावनी दी कि या तो सरकार हमारी इन मांगों को माने, नहीं तो हम सरकार का जो रोम का जो राजधानी है उसके ऊपर हम आक्रमण कर देंगे। इसके साथ ही साथियों मुसोलिनी ने विद्रोह शुरू किया और सबसे पहले उसने जो सरकारी दफ्तर थे, डाकघर थे, पोस्ट ऑफिस थे, रेलवे के जो कार्यालय थे, सभी जगह कब्जा करना शुरू किया। और उसके साथ ही ये मुसोलिनी बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों को लेकर के रोम की तरफ आक्रमण करने के लिए रोम की तरफ बढ़ा। और 30 अक्टूबर 1922 को ये पूरे बड़ी संख्या में स्वयंसेवकों के साथ जो रोम शहर है उसमें इसने प्रवेश किया और राजा को चेतावनी दी कि आप या तो सरेंडर करें, नहीं तो आपको हमने घेर दिया है, हम आपके ऊपर हमला करेंगे। फाइनली राजा ने समझदारी दिखाई और राजा ने सरेंडर कर दिया। और इसके साथ ही
इसको तुरंत ही देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और इटली के इतिहास में ये पहली रक्त विहीन क्रांति हुई और मुसोलिनी इटली का बादशाह बन गया यहां से। तो मुसोलिनी जनतंत्र, लोकतंत्र और समाजवादी विचारों का कट्टर विरोधी था। उसके साथ में इसने अपने तरीके की एक नई व्यवस्था बनाई जिसमें इसने 3 तरीके की संगठन जनरेट करे। पहली इसकी बॉडी थी मंत्री परिषद, दूसरा था फासिस्ट जो थे फासिस्टों की बृहद की परिषद और तीसरी फिर थी संसद। तीन बॉडी बनाई अलग अलग तरीके की। और जो मंत्री परिषद था उसके अंदर उनको रखा जो इसके बिल्कुल कट्टर समर्थक थे। जो बृहद परिषद थी फासिस्टों की बृहद परिषद, इसमें जो उसकी जो समिति थी फासिस्ट पार्टी की जो समिति थी जिनकी संख्या 25 थी, उन 25 सदस्यों को इसमें शामिल किया। उसको फासिस्ट की बृहद परिषद कहा उसने। और जो संसद थी उसमें भी इसने 2 तरीके के सदस्य बनाए। संसद के 2 हिस्से किए, एक का नाम दिया सीनेट और दूसरे का नाम दिया चैम्बर ऑफ डेपुटीज। तो संसद को 2 हिस्सों में बांटा। अब इसमें इसने क्या किया, जो सीनेट बनाई, सीनेट के सदस्य कौन होंगे उसको मनोनीत करता था मुसोलिनी। इसमें चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं, यही तानाशाही है। अभी पूरी चीज आप समझते जाएंगे। तो उसको चुनता था, सीनेट के जो सदस्य चुनता था मुसोलिनी। वो चैम्बर ऑफ डेपुटीज जो थी, दूसरी जो संस्था थी, उसके अंदर जो सदस्य चुने जाते थे उनको इसकी जो फासिस्ट पार्टी की जो बृहद परिषद है और जो मंत्री परिषद है वो लोग अपने लोगों को चुन के इसमें इस संस्था में शामिल करते थे। इस तरीके से पूरा जो स्ट्रक्चर था सरकारी उसके अंदर इसने डेवलप किया था कि 100% फासिस्ट लोग ही रहेंगे, 100% फासिस्ट पार्टी के लोग ही रहेंगे। इस तरीके की चुनाव की व्यवस्था इसने की। यह है फांसीवाद का प्रशासनिक तंत्र का स्वरूप। और साथ ही इस प्रकार से मुसोलिनी ने क्या किया कि पूरे जो अधिकार थे उस पर कब्जा कर लिया। और दूसरा माहौल ऐसा था कि देश की जो जनता थी ये सब जो कर रहा था, इस करते हुए समय को जनता का पूर्ण समर्थन था। उसको जनता अंधे होकर इनको समर्थन कर रही थी, परिस्थिति ऐसी थी। और उसने राष्ट्रवाद की थ्योरी, राष्ट्र की थ्योरी, राष्ट्र प्रमुखता की थ्योरी और एक अलग तरीके की जो ये तानाशाही विचारधारा है इसको जनता के दिलो दिमाग में प्रचार करके भरा था, जिससे इस विचारधारा से देश का कल्याण होगा, देश अच्छा होगा, देश मजबूत होगा। इस तरीके के विचारों को मुसोलिनी समझाने में जनता को सफल हुआ था। इसलिए मुसोलिनी के पीछे देश की जनता खड़ी हुई थी। अब साथियों मुसोलिनी की जो गृह नीति है उसको समझते हैं। इसकी जो नीति है उसमें पहला क्या किया, गृह नीति में पहला क्या किया इसने कि जो मंत्री परिषद था, मंत्रिमंडल था, जो संसद थी, सीनेट थी, इस सारी में फासिस्ट लोग ही थे, इसी के आदमी थे। मगर इसके बावजूद भी इसने उसको डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलाया, क्योंकि फांसीवादी विचार, तानाशाही व्यवस्था डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चलती। इसने डरा के धमका करके सारे अधिकारों का फैसला अपने हाथ में ले लिया, सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। पहला ये परिवर्तन किया। और 1923 में एक कानून बनाया कि जिस पार्टी के पास आधे से ज्यादा बहुमत है उसको ये मान लिया जाएगा कि उसके पास 2/3 बहुमत है। मतलब फिर उसको जो विपक्ष का जो आधे लोग बचे हैं उनका राय सलाह लेने का कोई जरूरत नहीं है। मतलब विपक्ष का कोई जरूरत नहीं है, विरोधी पक्ष का कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से 1923 में इसने कानून बनाया, उस कानून को पारित करवा लिया। और 1924 में जो इसने चुनाव कराए उसमें 2/3 से ऊपर बहुमत पाने में सफल हो गया। तो कानूनी रूप से सारे संस्थानों पे, सारी ताकत पे कब्जा किसका हो गया, मुसोलिनी का हो गया। और 1926 में जो विपक्षी दल थे, जो विपक्षी संगठन थे, उनको अवैध घोषित कर दिया। जितने भी विपक्षी दल थे उनको अवैध घोषित कर दिया। और उनके जो नेता थे, कार्यकर्ता थे,
उनको सबको उठा के जेलों में डाल दिया और उनकी जो संपत्ति थी, जो कार्यालय थे उन पर कब्जा कर लिया। इस तरीके से पूरे तरीके से विपक्ष को खत्म कर दिया। यह है तानाशाही, मुसोलिनी का तानाशाही। एक पार्टी को बचाना और बाकी विपक्षियों को फंसाना, यह अभी हमारे देश में चल रहा है। इसको हमको पॉलिटिक्स को समझना है, जो पॉलिटिक्स इस राजनीति के साथ जुड़ी हुई है, फांसीवादी आइडियोलॉजी के साथ, जो मुसोलिनी की आइडियोलॉजी थी जिसको आरएसएस लागू कर रहा है धीरे धीरे करके। इसको हमको समझना है और ध्यान रखना है। उसके बाद से चौथा इसने क्या किया कि सरकार की आलोचना करना राजनीतिक द्रोह घोषित कर दिया। जो सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के खिलाफ बोलेगा, देशद्रोही है वो। पांचवा जो प्रेस थे उनके ऊपर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया, आइडेंटिफाई कर दिया कि आपको क्या छापोगे। सरकारी मतलब प्रेस को की स्वतंत्रता जो थी उसको खत्म कर दिया, सरकार के अधीन कर लिया। उसके अलावा जो समाचार पत्र थे, पत्र पत्रिकाएं थी, उनकी संख्या कम कर दी। बहुत सारे समाचार पत्रों को बंद कर दिया। बहुत सारे जो ऐसे अखबार थे जिनसे उनको थोड़ा सा भी डर था उनको बंद कर दिया, उनका सर्कुलेट होना बंद कर दिया और अपने तरीके का अपना समर्थक प्रेस तैयार किया जो मुसोलिनी का गुणगान करता था, जो फासिस्ट पार्टी के नियमों को अच्छा बताता था। ऐसे मीडिया को, ऐसे प्रेस को स्वतंत्रता दी। और जो राजनीतिक विरोध करने वाले लोग थे उनके लिए स्पेशली अदालतें बनाई गई, अदालतों के माध्यम से। और अदालतों में भी इन्हीं के मर्जी से फैसले हुए। इन्हीं के मर्जी से फैसले होने के बाद उनको तुरंत फांसी दी गई, किसी को जेल डाला गया। जो विरोधी दल थे, विपक्ष के लोग थे, उनके साथ बड़ी भयंकर यातनाएं की गई, उनको बहुत भयंकर यातनाएं दी गई। जो भी विरोधी लोग थे, विपक्ष के लोग थे, इस पूरे संगठनों के माध्यम से। और 1928 में क्या किया, पूरी चुनाव प्रणाली को ही बदल दिया और फासिस्टों ने वोटर लिस्ट बनवाई। और वोटर लिस्ट में सिर्फ फासिस्ट लोग जो हैं, जो इनकी पार्टी के समर्थक हैं, उन्हीं के नाम वोटर लिस्ट में रहे। बाकी जितने जो जिनका भी उनको जरा सा डर लग रहा था कि ये जो है हमको वोट नहीं करेंगे, उनके सबके नाम उन्होंने वोटर लिस्ट से काट दिए। और उसके बाद साथियों फिर चुनाव करवाए और चुनाव होते ही फासिस्ट दल जो है पूरे बहुमत से, पूरी ताकत से जीत गया। अब जीतना ही था तो उसके बाद से फिर मुसोलिनी का बहुत ही ताकतवर तरीके से एक तरफा, एक छत्र तानाशाही राज्य कायम हो गया। अब साथियों हम इसकी जो आर्थिक नीतियां हैं उसको समझ लेते हैं। आर्थिक विकास जो है उस समय कमजोर था इटली का। इसने जैसे ही प्रधानमंत्री बना वैसे ही इसने दो काम किए। एक तो ये किया कि जो खर्चे थे, खर्चों को कम किया सरकारी, और दूसरा अमीरों के ऊपर टैक्स लगा दिया जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसा इसके पास आए। तो उस टैक्स लगाने से बड़ा पैसा इसके पास आया जिससे उसको अर्थव्यवस्था को थोड़ा संभालने में आसानी हुई। उसके बाद से साथी प्रथम विश्व युद्ध के बाद से बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी इटली में। तो इसने क्या किया, जो निर्माण है, सार्वजनिक निर्माण, सार्वजनिक स्कूल, सार्वजनिक अस्पताल, पुल, नहरें, सड़कें, विश्रामालय, इस तरीके के जो सामाजिक जो जरूरतों के संसाधन थे उनको बड़ी तेजी से बनवाना शुरू किया, बड़ी तेजी से बनवाना शुरू किया। आम जनता में निवेश किया, जनता के हित के लिए सारे संसाधन बनवाना शुरू किए। तो उससे रोजगार पैदा हुए और इसका जनता के अंदर विश्वास पैदा हुआ। जनता को बहुत अच्छा लगा। जनता ने कहा हाँ बढ़िया, बिल्कुल ये सही आदमी जो है, मुसोलिनी ही सही राजा है, कितने बढ़िया काम करवा। बहुत वाहवाही हुई इसकी और इससे इसने फिर बेरोजगारी पे थोड़ा कंट्रोल पाया। रेल की व्यवस्था भी गड़बड़ थी, उसको भी घाटे से बाहर निकाला। उसके अलावा इसने कृषि के उत्पादन को बढ़ाया, कृषि के ऊपर बहुत ही ताकतवर तरीके से जोर दिया, कृषि की दशा को सुधारा। कृषि नीति लेकर के आया नहीं, जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ भूमि बनाया और किसानों को नई तकनीकी, नई शिक्षा दी ताकि किसानों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। इस प्रकार से साथियों इसने आर्थिक जो अव्यवस्था थी उसको धीरे धीरे करके कंट्रोल किया। इससे जनता के अंदर भी इसके प्रति सकारात्मक भाव पैदा हुआ। अब हम साथी शिक्षा नीति समझ लेते हैं। शिक्षा नीति में क्या था? शिक्षा नीति जो है सबसे महत्वपूर्ण होती है हर देश की,
और शिक्षा के अंदर जो नौजवान पीढ़ी को, बच्चों को पढ़ाया जाता है, उसी तरीके से बच्चों का माइंड सेटअप तैयार होता है। उनके दिमाग की जो चेतना है, जो भावना, उसी तरीके से तैयार होती है। तो इसने क्या किया कि शिक्षा नीति में जो फासिस्ट दल है, फासिस्ट पार्टी थी उसके क्या नियम हैं, क्या उसके सिद्धांत हैं, कैसे उससे फायदा होगा, क्या फायदा होगा, इसकी शिक्षा देना सीधा शुरू की शिक्षा नीति के तहत। और युवाओं का एक फेडरेशन बनाया। उस फेडरेशन के माध्यम से युवाओं को फांसीवादी विचार की शिक्षा देना शुरू किया। तो पूरी शिक्षा पे कब्जा करके जो फासिस्ट आइडियोलॉजी है, फासिस्ट आइडियोलॉजी को नौजवान पीढ़ी की दिमाग में डालने के लिए शिक्षा नीति पे पूरी तरीके से फासिस्ट की विचारधारा को पढ़वाने का काम इसने शुरू किया। और देश के अंदर केवल एक फासिस्ट और फासिस्ट विचारधारा का ही साम्राज्य कायम कर दिया। उसके बाद साथियों, जो धार्मिक संस्थाएं थीं, जैसे मैंने बताया कि धार्मिक संस्थाएं और पूंजीपति मुसोलिनी के साथ थे, मध्यम वर्गीय समाज मुसोलिनी के साथ था। क्यों था? क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था का विरोध कर, इनका जो लालच था, इनका लालच यही था कि मुसोलिनी जो कर रहा ठीक है, मगर मुख्य रूप से समाजवादी व्यवस्था को हमारे देश में नहीं लाने दे रहा, समाजवादी लोगों को खत्म कर दिया। इससे ये लोग खुश थे। मगर इसके साथ ही मुसोलिनी ने फिर पोप के साथ भी समझौता किया, क्योंकि पोप का धार्मिक, उस समय धर्मों का साम्राज्य अलग था। तो पोप के साथ जो क्या समझौता हुआ वो हम आपको बताते हैं। पहला, रोम जो शहर था वो पोप के कंट्रोल में था। आखिरी में क्या हुआ, जो पोप था उसने जो रोम पर जो उसका कंट्रोल था, उसका राज व्यवस्था था, उसको उसने त्याग दिया और इटली के अधीन उसने रोम को कर दिया या स्वीकार कर लिया। पहला काम यह हुआ साथियों। उसके अलावा मुसोलिनी ने क्या किया, जो कैथोलिक समाज था, वहां पे पूरा कैथोलिक समाज था, ईसाई धर्म का पहले से इटली या यूरोप देश में ईसाई धर्म ही था, तो उसका जो है सार्वभौमिक स्वामी घोषित कर दिया। पोप तो जो है यही चाहता था, इसीलिए पोप को सार्वभौमिक स्वामी घोषित कर दिया। उसके अलावा पोप को विदेशों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दे दिया। अपने राजनायक विदेशों में नियुक्त कर सकता है और विदेशों के जो राजनायक आएंगे उनका अपने देश के अंदर वो स्वागत कर सकता है, उनसे मिल सकता है, उनसे चर्चा कर सकता है। और उसके अलावा खुद का एक टिकट जारी करने का अधिकार दे दिया, खुद का एक पैसा चलाने का, खुद का एक जो है सिक्का चलाने का अधिकार उसको दे दिया। 10 करोड़ डॉलर की धनराशि देगा। कौन देगा? मुसोलिनी देगा, सरकार देगी। अब इस सरकार का वो धर्म का गठबंधन समझ लीजिए। इस धर्म को पालने का काम कौन कर रहा है? एक तानाशाह कर रहा है। तो तानाशाह के साथ दो चीजें जुड़ मिलके चलती हैं, एक धर्म चलता है और दूसरा पूंजीपति वर्ग चलता है। दोनों से उसको धन की जरूरत होती है और धर्म से जनता को कंट्रोल करने की जरूरत होती है। उसी समझ के तहत ये समझौता चल रहा था जो मुसोलिनी और पोप के बीच में हुआ था। कितना महत्वपूर्ण बात है, इतना बड़ा पैसा सरकार से मुसोलिनी देगा पोप को। उसके अलावा जो रोमन कैथोलिक धर्म था उसको इटली का राज धर्म घोषित कर दिया। तो इसने ये धर्म के साथ मिलकर के किस तरीके से गठबंधन जनरेट कर रहा था, ये समझौता इसको बताता है। एक समझौता हुआ था जो रोम बर्लिन धुरी के नाम से फेमस हुआ, और ये समझौता जो है मुसोलिनी और हिटलर के बीच में हुआ था। अब हिटलर की कहानी आगे हम सुनाएंगे, मुसोलिनी की सुना रहे अभी। तो दोनों तानाशाहों के बीच में ये समझौता हुआ था। 26 अक्टूबर 1936 को ये समझौता हुआ था। तो आपको ये समझना है साथियों कि दोनों ने मिलकर तय किया, जो इनका पहला समझौता था, कि समाजवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे। दोनों मिलकर समाजवादी व्यवस्था को देश में नहीं आने देंगे और दुनिया में भी समाजवादी व्यवस्था को बढ़ने से रोकेंगे। समाजवादी व्यवस्था कौन सी? जो रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, जो मार्क्स की थ्योरी से नई समाजवादी व्यवस्था दुनिया में आई थी। दूसरा शर्त यह था कि दोनों देश समय समय पर वार्ता करेंगे और चर्चा करके एक सही तरीके के नीति बनाएंगे, अविश्वास पैदा ना हो दोनों में, इसलिए अपन बार बार बीच में चर्चा करते रहेंगे। इसके बाद साथियों अंतिम आगे चल करके 22 मई 1939 को एक समझौता और हुआ दोनों का, मुसोलिनी का और हिटलर का, कि दोनों एक दूसरे को सैन्य अभियानों में सहयोग करेंगे। इटली अगर को कोई सेना की जरूरत है तो हिटलर अपनी सेना भेजेगा उसके सहयोग के लिए,
और हिटलर को जरूरत है तो मुसोलिनी सेना भेजेगा उसके जरूरत के लिए। तो सैन्य सहयोग का समझौता 1939 में हुआ और 1939 से ही फिर इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ये हमको ध्यान रखना है। और द्वितीय विश्व युद्ध का शुरू होने का कारण मुसोलिनी और हिटलर थे। इसका इतिहास हम साथी आगे आपको समझाएंगे। इस तानाशाही के कारण से बहुत सारे देशों में अराजकता जनरेट हुई। इसके कारण से साथियों जो मुसोलिनी था उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई, बहुत ही बुरी मौत हुई। जो जनता उसको सराखों पे बिठाई थी, उसी जनता को एक समय समझ में आ गया कि ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारे देश को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बन गया है। उसी जनता ने घेर करके उसको मुसोलिनी को पकड़ा, पकड़ के उसको मारा। और ऐसे नहीं मारा, उसको पकड़ के लेके आए, उसको उल्टा टांग दिया, उसको जूते मारे, उसको गोली मारी, जो चौराहे पे इसका मुर्दा डाले। काफी साथ में काफी 35-36 लोगों को इकट्ठे लोग मरे थे, इनके जनता ने ही मारा था। और जिनको इसकी पत्नी भी थी साथ में। बहुत ही बुरी तरीके से इसके साथ सलूक किया इटली की जनता ने। तो ये तानाशाही का अंत बड़ा दर्दनाक हुआ, ये हमको समझना है। और तानाशाही व्यवस्था राष्ट्र को बर्बाद कर देती है। राष्ट्र को जब तानाशाह चलता है तो वो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा कोई नहीं है। और जब धीरे धीरे करके राष्ट्र को खत्म कर देता है, राष्ट्र के जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत है, उनको नष्ट कर देता है, तभी तानाशाही चला पाता है। फिर वही जनता उस तानाशाही को पलट देती है। मगर साथियों उस समय में देश बर्बाद हो जाता है, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाती है, देश नष्ट हो जाता है, देश की नौजवान पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। देश को बनाने में सदियों लगते हैं, सालों लगते हैं, बहुत बड़ा समय लगता है, देश बहुत पीछे चला जाता है। तो ये तानाशाही जो विचार हैं इसको हमको समझना है, फासिस्ट आइडियोलॉजी को समझना है। हमारे देश में हमने लोकतंत्र को स्वीकार किया है, हमारे देश में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को स्वीकार किया है, हमारे देश में हमने समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया है। तो यदि फांसीवादी व्यवस्था चलेगी तो ये सारे जो मूल्य हैं ये नष्ट हो जाएंगे। अगर इस मूल्यों को हमको बचाना है तो हमको फांसीवादी जो विचार है उसका मुकाबला करना पड़ेगा, उसको खत्म करना। जितने जल्दी हम उसको खत्म कर देंगे, जितने जल्दी इस फांसीवादी विचार के लोगों को सत्ता से बाहर कर देंगे, उतने जल्दी हम देश को बचा पाएंगे। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विचार की बात कर रहा हूं। अगर ये फांसीवादी विचार लेके कांग्रेस भी आ जाए तो हमको कांग्रेस को भी हटाना है। बीजेपी और आरएसएस शुद्ध फांसीवादी संगठन है, ये हमको समझना है। आगे और नीतियों से भी जो मैं समझे इससे आप समझ पाएंगे। और भी कोई राजनीतिक दल फांसीवादी विचार लेके आता है या फांसीवादी आइडियोलॉजी को अपनाता है, उसका हमको विरोध करना। कोई सा भी दल हो, कोई सा भी राजनीतिक दल हो, कोई सा भी राजनीतिक पार्टी हो, हमको इस फांसीवादी जो विचार है आइडियोलॉजी, इसका विरोध करना है। हमारे देश के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था उसको मजबूत करना, उसके मूल्यों को मजबूत करना है। ये साथ ही हमको आज की समय में हमको समझने की जरूरत है। देश बचाने के लिए ये सारी चीजें हमको अपने दिमाग में लाने की जरूरत है, तभी हम देश को बचा पाएंगे। विचारधारा का युद्ध है जिसको जनता बिल्कुल नहीं समझ पा रही। जनता को अंधा कर दिया, यहाँ से खत्म कर दिया इन लोगों ने। तो ये साथियों प्रमुख तत्व थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन सारे तथ्यों से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी साथी। तो साथियों इस वीडियो को अब हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे अपीलें करते हैं कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। दूसरा निवेदन है कि दर्शन सीरीज के वीडियो जरूर सुने, हमारी प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो सीक्वेंस से सुने, हमने बहुत मेहनत करके बनाए हैं। और इसके साथ में साथी इन सभी वीडियो को शेयर करवाने में सहयोग करें, आम जनता में पहुंचाने में सहयोग करें, ताकि हम देश को बचा सकें, देश की जनता को जागरूक कर सकें। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सहयोग करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।